यूवी इंडेक्स भी बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। जितना सन के कांटेक्ट में आओगे आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स जल्दी होंगे, एजिंग जल्दी होगी। आप पिंपल और एक्ने एक्चुअल कारण क्या है आपके हिसाब से, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? 10 साल पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे वो स्किन डिजीजेस लेके आते थे। मैं अपने पेशेंट्स मानूं तो डबल हो चुके हैं। अब इसमें 50% हमारे सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न्स के लिए आते हैं। अच्छा, स्किन कितनी टाइप की होती है? सो ऑन एन एवरेज स्किन को हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल स्किन, तो सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को इतनी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर रखा है क्या? क्योंकि सनस्क्रीन का बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। आई एम यूजिंग सनस्क्रीन सिंस 10 years। सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है आपकी स्किन की टैन को डैमेज होने से बचाए और आपके स्किन का जो एजिंग है वो होने से बचाए। एक टर्म्स और आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा फेमस है, वो है कोरियन स्किन केयर। हम ब्लाइंडली उस चीज को यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि मैं तो कोरियन प्रोडक्ट्स लगा रहा हूँ और मेरी स्किन कोरियन हो जाएगी। बिलीव मी, इट इज नॉट गोइंग टू occur in this lifetime। एंड आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट तो बन इंडिया में ही रहे हैं। 20 साल की उम्र से लोगों के बाल झड़ने चालू हो गए। पहले तो थोड़ा टाइम लगता था। 50% रोज हेयर फॉल के पेशेंट लेंगे। इट इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट और यंगस्टर्स में ये चीज और ज्यादा हो रही। विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। हर फाउंडर एक सपना लेके आता है। आप भी बहुत सालों से एक सपना जी रहे हो, और एवरी डे कम से कम 100 पेशेंट से आप मिलते हो जो कि स्किन केयर से रिलेटेड है। और मेरे को लगता है 140 करोड़ लोग हैं हम, उसमें से कम 60-70 करोड़ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, एब्सोल्युटली। जिसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपकी विचारधारा समझने की कोशिश करेंगे कि आप करते क्या हैं, आप इस फील्ड में आए क्यों, आपकी जर्नी सर। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइंड। शुरू से ही एक डॉक्टर का इंक्लिनेशन, तो बिकॉज ऑफ फैमिली में हमारे डॉक्टर्स हैं काफ़ी, तो एक डॉक्टर जीन्स तो थे ही थे। बट आई ऑलवेज हैड अ पैशन फॉर लुकिंग गुड। बीइंग फ्रॉम अ हार्डकोर पंजाबी फैमिली, बचपन से ही आदत थी कि अच्छा पहनना है, अच्छा दिखना है। तो जब मैंने एमबीबीएस किया तो आई फाउंड अ पैशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैंने जब हमारी इंटर्नशिप पोस्टिंग हुई तो मुझे स्किन डिजीज, हेयर डिजीज काफ़ी अपील करते थे। तो आई चूज स्किन एज अ ब्रांच। एंड अब क्योंकि इसमें एस्थेटिक इंडस्ट्री भी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड लग्जरी इंडस्ट्री है, सो आई थिंक दिस इज माई पैशन एंड आई एम फॉलोइंग दिस। तो मतलब इनहेरिट, मतलब बचपन से ही आप सब देखते देखते आए, इस वजह से सब कुछ हुआ? नहीं, बचपन से डॉक्टरी जरूर मैंने देखा, कॉस्मेटिक चीज़ें नहीं देखी। बट बीइंग फ्रॉम अ हार्डकोर पंजाबी फैमिली, आई हैड माई ऑल कजिन्स एंड एवरीवन हु आर ऑलवेज ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड। सो थोड़ा सा एक पैशन, जैसे मैं अपनी चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक रखता हूँ। अगर मेरे रूम को भी देखोगे तो इट विल बी वेरी सिस्टमेटिक। आई वांट एवरीथिंग एट माय प्लेस, कि ये ऐसा होना चाहिए। एस्थेटिक सेंस ऑलवेज अपील करता है मुझे, तो दैट ब्रॉट मी इनटू दिस। स्किन केयर में ही क्यों, मतलब स्पेशल, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ स्किन केयर को लेके? सो ऑनेस्टली नहीं, बीइंग ब्लेस्ड विद गुड जीन्स, कभी स्किन की कोई कंसर्न रही नहीं। हम्म। बट व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत, तब बहुत सारे पेशेंट स्किन कंडीशंस के जूझते हुए देखे। शायद वो स्ट्रीमलाइंड ही नहीं थे, तो ऐसा लगा कि यार इनकी हेल्प के लिए भी कुछ एक स्ट्रीमलाइंड इंडस्ट्री होनी चाहिए, जो ऑलरेडी थी बट बहुत ग्रूम्ड नहीं थे। तो आई फेल्ट कि प्रॉब्ली स्किन इज अ गुड ब्रांच। और शायद मैं थोड़ा सा काम कम करना चाहता था, या आई वांट माय पीस ऑफ माइंड, कि 7 बजे घर चला गया तो उसके बाद मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं चाहिए। तो वो भी एक वो था कि इसमें वर्किंग आवर्स आपके फ्लेक्सिबल हैं, वी डोंट हैव मच ऑफ एन इमरजेंसीज। तो आपके वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल रहते हैं कि 7:30 नोबडी डिस्टर्ब्स मी, जस्ट माई फ्रेंड्स मैसेजिंग मी यार कि ये हो रखा है, ये हो रखा है। अदरवाइज नो पेशेंट कॉल्स यू एट 12 o'clock कि यार ये प्रॉब्लम हो गई है, कैसे सॉल्व। तो आपने तो जॉब भी वो चूज करी जो 9 to 5 वाली है। एब्सोल्युटली। तो आप तो कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं हमेशा लाइफ में, फिर कंफर्ट लाइफ रहे। See, I wanted to be comfortable, but now the amount of work I am doing, हम्म। I feel it has made me uncomfortable. My working hours has extended a lot. है ना? I wanted always to be in 9 to 5, 9 to 6 type of job and do something for myself in my rest hours. But thankfully, God has been kind. Now I am overwhelmed with work. हम्म। We have lot many patients, but it is a good challenge to see every patient every day with a different need. राइट। कोई सुंदर होना चाहता है, किसी के बाल ज़्यादा हैं तो वो कम करना चाहता है, किसी के बाल कम हैं तो वो ज़्यादा करना चाहता है, कोई वाइट डिजीज़ से डील कर रहा है तो उसको नॉर्मल स्किन करनी है, किसी की पिगमेंटेशन स्किन है तो उसको नॉर्मल स्किन करनी है। तो इट इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो इन लुकिंग गुड। बिकॉज़ आज की जनरेशन में इफ यू सी एवरीथिंग हैज़ अ रिलेशन टू हाउ डू यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। राइट।
So when people present good with that confidence, I think that makes my day. अच्छा, स्किन कितनी टाइप की होती है? मैंने आज तक ये सवाल किसी से पूछा नहीं है, आप बताओ। So on an average स्किन को हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल स्किन, जिसमें ना तो कोई ऑयल है ना ड्राई है। सो सर्दियों में वो थोड़ी ड्राई हो सकती है, गर्मियों में थोड़ी ऑयली हो सकती है, नॉर्मल दिनों में नॉर्मल रहेगी। दूसरी स्किन होती है ऑयली स्किन, खासकर जब आप सुबह उठते हो आपके चेहरे पे पूरा ऑयल आपको महसूस होता है, या जैसे अभी स्वेट का वेदर आएगा आपको पूरे टाइम चेहरे को धोने का मन करता है। दैट मीन्स आपके ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हैं, तो इसको हम ऑयली स्किन बोलते हैं। ऑयली स्किन में पिंपल्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। थर्ड इज ड्राई स्किन। सर्दियाँ आते ही आपकी स्किन को ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यू विल फील स्ट्रेची। आपने चेहरा धोया और चेहरा खिंचा-खिंचा लग रहा है, दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। तो ऑन एन एवरेज हम 3 में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। और एक सबलेट होता है इसमें सेंसिटिव स्किन। आजकल अपन देखते हैं लॉट ऑफ यंगस्टर्स कमिंग टू अस विद सेंसिटिव स्किन, प्रॉब्ली पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, फूड हैबिट्स हमारे इतने खराब हो चुके हैं कि स्किन की सेंसिटिवनेस बढ़ गई है। स्किन स्ट्रेच हो जाती है, आप कुछ भी लगाते हो रिएक्ट करती है। आप पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में जाते हो स्किन रिएक्ट करती है, आप सन के कॉन्टैक्ट में जाते हो स्किन रिएक्ट करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिव स्किन। तो ऑन एन एवरेज ये 4 स्किन्स होती है। वाह! तो अच्छा, पॉल्यूशन की बात आ गई तो इंडिया में तो वैसे भी इतना पॉल्यूशन है खतरनाक, और जयपुर जैसी सिटी में तो धूल ऐसा लगता है कि वैसा चेहरे पे चिपक जाएगी अगर आप बाइक वाइक पे जाते हो तो। एब्सोल्युटली। सो पोल्यूशन एंड कंबाइंड विद सन एज वेल, यूवी इंडेक्स भी बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्किन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। क्या इम्पैक्ट है जैसे? आपके पिगमेंटेशन होना चालू हो जाता है, स्किन पे ब्लेमिशेस होने शुरू हो जाते हैं, उसके अलावा आपके एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो हम फाइन लाइन्स रिंकल्स बोलते हैं, अगर आप जितना सन के कांटेक्ट में आओगे आपके फाइन लाइन्स रिंकल्स जल्दी होंगे, एजिंग जल्दी होगी आप। हाँ। सो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। अच्छा, मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में ज़्यादा होता है ये? आपके पास पेशेंट जो आते होंगे, जो आपने आज तक का ऑब्जर्वेशन किया? सो ट्रेंड हैज़ बीन चेंजिंग। लास्ट 5 इयर्स में मैं देख रहा हूँ प्रोबेबली मेल्स हैव आल्सो जंप्ड इनटू द बैंडवैगन। पहले को भी लड़कों ने इतना अपने आप पे गौर ही नहीं किया था कि मुझे क्रीम लगानी है, मुझे सनस्क्रीन लगानी है। नाउ बिलीव मी, एवरी डे द रेशियो इज मिक्स मैच रेशियो। जितनी गर्ल्स है उतने बॉयज भी आएंगे कि डॉक्टर मुझे ये है, कैसी अच्छा करनी है मुझे स्किन, मुझे फेस वॉश बताओ, मेरे स्किन का टाइप बताओ। सो प्रोबेबली बॉयज हैव आल्सो कम इनटू द रेस। अच्छा, आपको कितने साल हो गए रेडिएंट स्किन क्लिनिक चलाते हुए? सी इट इज बिन 10 years नाउ, 10 years. है ना। उससे पहले आई वाज वर्किंग इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन जयपुर। आई वाज वर्किंग इन 6 डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन जयपुर। तो ये बताओ सर कि मेरे को जानना है कि आज से 10 साल पहले कितने लोग आते थे और आज के टाइम पे कितने आ रहे हैं? और ये जो माहौल बदला है, अगर ज़्यादा है तो क्यों आ रहे हैं? और पहले कम थे तो ऐसा क्या था कि कम थे? सो आप मेरा बिजनेस जानना चाहते हैं, दैट मीन। थोड़ा-सी मतलब कि एक समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि जो ऐसा क्या माहौल सी में चेंज आज हुआ है? से 10 साल पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे वो स्किन डिजीजेस लेके आते थे कि आपको एक्जिमा है, आपको सोराइसिस है, आपको विटिलिगो है, आपको स्किन की और एलर्जीज हैं, वो पेशेंट्स ज़्यादा थे। बट ऑफ लेट ऑन एन एवरेज मैं अपने पेशेंट्स मानूँ तो डबल हो चुके हैं। अब इसमें 50% हमारे सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न्स के लिए आते हैं। सर मुझे एक्ने के मार्क्स हैं, सर मुझे पिगमेंटेशन है, सर मेरा स्किन ब्लैक हो चुका है, मैं गोवा गया था मुझे टैन हो गया है, तो कैसे रिमूव करूँ? ये चीज़ें जो पहले गौर ही नहीं करते थे लोग, अब शायद वो फ्रंट लाइन में आई हैं। आई बिलीव सोशल मीडिया हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दिस। आप मेरी और अपनी बात याद करें तो शायद हम दिन में एक बार चेहरा देखते थे। हाँ। आजकल की गर्ल्स और बॉयज, इफ यू से, दे क्लिक सेल्फी एवरी 10 मिनट्स। दे आर कॉन्स्टेंटली सीइंग देमसेल्फ। सो दैट इज प्लेइंग अ इमोशनल इम्पैक्ट ऑन देम कि मेरी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। फिल्टर्स, स्नैपचैट फिल्टर्स, ये फिल्टर्स प्रॉब्ली लोगों को और कॉन्शियस बना दिया है, और लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्किन की डिमांड करते हैं। मतलब था पहले भी, पर सिर्फ दिखने अब लगा है। एब्सोल्युटली, प्रोबेबली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज। और शायद अच्छा कौन नहीं दिखना चाहता, राइट। कौन चाहता है कि मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन हो, पिंपल्स हो, झुर्रियाँ हो। अब शायद वो कवायद बढ़ गई है कि सब उसका ट्रीटमेंट लेने आते हैं। मतलब इंडिया में आप बताओ ना, जहाँ पे लोगों को खाना खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे ये तो लग्ज़री टाइप हो गई कि स्किन की भी प्रॉब्लम, क्योंकि आप अगर आप बोलोगे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, तो वो तो पैसे ला कहाँ से रहे हैं? वो तो माँ-बाप से ही लाते होंगे। सो एब्सोल्युटली, लेकिन शायद उनके माँ-बाप ने उनको इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो दे दिया है कि शायद रोटी, कपड़ा, मकान तो उनके पास है ही। नाउ दे आर लुकिंग फॉर लग्जरीज, दे आर लुकिंग फॉर गुड होटल्स, दे आर लुकिंग फॉर कार्स, दे आर लुकिंग फॉर गुड स्किन, दे आर लुकिंग फॉर गुड क्लोथ्स। तो ट्रेंड जहाँ चेंज हुआ है, ओवरऑल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो चेंज हुआ है, तो उसमें स्किन इंडस्ट्री हैज़ पिच्ड इन। प्रोबेबली डिमांड इसलिए बढ़ चुकी है। ऐसे एक कंपनी आई है अभी, एक मिनिमलिस्टिक, 1800 करोड़ में बिकी वो। आपको पता है उसके बारे में? यस। तो ऐसा क्या फ़ॉर्मूला क्रैक कर लिया कि वो गज़ब का प्रोडक्ट बन गया? सी इट वाज अ निश मार्केट दैट टाइम। जो प्री कोविड टाइम्स में ये मार्केट बहुत निश था, और शायद
इंस्टाग्राम ने लोगों को इतना एक्सपोज कर दिया। अब आई गेट अक्रॉस लॉट ऑफ यंगस्टर्स कि डॉक्टर मैं कौन से परसेंट का सैलिसिलिक एसिड लगाऊं। शायद मुझे और आपको वो बोलना भी नहीं आता था, नाइसिनामाइड बोलना भी नहीं आता है, बट पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग इन कि मैं कौन सा परसेंटेज लगाऊं। तो जो गैप था कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म में इंडियन मार्केट में, तो गैप को भरने में कहीं ना कहीं मिनिमलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अवेयरनेस लेवल जनरेट करने में रोल है। दैट इज व्हाई प्रॉब्ली दे हैव क्रैक्ड इट। वाह! अच्छा एक बात बताओ, ये पिंपल और एक्ने एक्चुअल कारण क्या है आपके हिसाब से? क्योंकि आपको इतना बड़ा टाइम हो गया है इसके अंदर, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? सी पिंपल और एक्ने जनरली आपके जब ऑयल ग्लैंड्स क्लॉग हो जाते हैं, आपके चेहरे पे पोर्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जब वो क्लॉग हो जाती हैं, वो क्लॉग किस कारण से हो सकती हैं? आपके ऑयल के कारण, आपके डेड सेल्स के कारण और आपके बैक्टीरिया के कारण। तो जनरली ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण होता है। जैसे टीन एज में जो प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हार्मोन का जो सर्ज होता है, मेंस्ट्रुएशन के कारण जो हार्मोनल का सर्ज होता है, उसमें आपके हार्मोन्स के कारण ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण पिंपल्स हो जाते हैं। और ठीक करने के लिए अब डिपेंड करता है किस ग्रेड का पिंपल है। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो प्रॉबेबली वॉशिंग योर फेस ट्वाइस डेली, अच्छा स्किन प्रोडक्ट्स लगाना कि आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आपको फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन उसी टाइप का होना चाहिए। अगर आप बीइंग गर्ल्स कोई मेकअप लगाते हैं तो कोशिश ये करिए ऑयल फ्री मेकअप लगाइए जो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करे। उसके अलावा डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाई ग्लाइसेमिक डाइट, जिसको हम जंक फूड मानते हैं, वो जितना हो सके आप कम करिए। जंक फूड से Yes. फ़र्क पड़ता है? हाई ग्लाइसेमिक डाइट, बर्गर्स, पिज़्ज़ास हाई ग्लाइसेमिक डाइट है। तो हाई ग्लाइसेमिक डाइट आपका आईजीएफ फैक्टर को बढ़ाता है, जो आपके पिंपल्स के जो रिसेप्टर्स हैं उनको बढ़ाता है, जिसके कारण आपके एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट ये किन लोगों के लिए होता है? मान लो जिनकी ऑयली स्किन है, एक्सेस स्किन है, या फिर जिनकी ड्राई स्किन है, एक्सेस स्किन है? सो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके जेनेटिक्स है, सपोज आपके पेरेंट्स को पिंपल रहे हैं, so then you have into your genes. Then comes the role of your hormonal influence कि आप किस एज ग्रुप में हैं। कई लोग आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे मैं बात कर रहा था, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको जरूरत भी नहीं है और वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो समटाइम्स दैट कैन ऑल्सो डैमेज स्किन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पिंपल सिर्फ ऑयली स्किन में होंगे, ड्राई स्किन में भी हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप। अच्छा सर, एक बात बताओ कि जैसे मान लो एक ओटीसी प्रोडक्ट, जिसमें मैंने मिनिमलिस्टिक का नाम भी लिया अभी, या फिर कोई भी अलग प्रोडक्ट जो ओवर द काउंटर मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, और मैं तो देख रहा हूँ कि हर तीसरा चौथा फाउंडर आजकल इसी पर्टिकुलर फील्ड में फोकस कर रहा है और नए-नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। पता नहीं कौन-सा फ़ॉर्मूला क्रैक किया, आई डोंट नो, बट अब हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं। या तो कोई जेल लगा लेता है या कोई क्रीम लगा लेता है। तो कितना डेंजरस हो सकता है एज़ अ डॉक्टर, आप बताओगे? सो जैसे आपने पूछा कि ओपीडी में आप क्या बदलाव देखते हो, तो प्रोबेबली मैं बोलूँगा मेरे ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स एवरी डे में से 10% लोग ही ये आते हैं जिन्होंने ओवर द काउंटर कुछ प्रोडक्ट लेके यूज़ किया। शायद आपकी स्किन उस टाइप के लिए बनी नहीं थी और आप उसको वो केमिकल दे रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू प्ले हैवोक। और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन सोसाइटीज़ में, मेडिकल स्टोर्स पे ट्रेंड है क्रीम लेने का। दाद हो गया, फेस पे पिगमेंटेशन हो गया, तो उन क्रीम्स में सामान्यतः एक स्टेरॉइड करके केमिकल होता है जो आपके स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज कर सकता है। आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन बढ़ा सकता है, स्किन को पतला कर सकता है, स्किन पे अनचाहे बाल ला सकता है, स्किन लाल हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा मार्केट में रेड हैं पूरे, तो प्रॉब्ली दे आर अब्यूजिंग दैट क्रीम, दे आर यूजिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट ऑन देयर स्किन। सो इट इज़ डेंजरस टू बाई क्रीम्स ओवर द काउंटर अनटिल एंड अनलेस आपको पता ही नहीं आप क्या कंसर्न से डील कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मतलब प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट लेके जिनको परेशानी हो जाती है, वो आपके क्लिनिक पर आते ज़्यादा? एब्सोल्युटली ओह एवरी माय डे, गॉड! एवरी ओह! डे 10 टू 20 पेशेंट्स जिन्होंने अपने आप कुछ चीज ट्राई किया हुआ है विदाउट अ डॉक्टर सुपरविजन। शायद आप नहीं करते कुछ भी तो आपका स्किन अच्छा रहता, लेकिन शायद फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरी फ्रेंड्स रेटिनॉल लगा रही हैं, मुझे भी फ्रेंड्स रेटिनॉल लगाना चाहिए, मेरी फ्रेंड ने विटामिन सी लगाया है, इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं विटामिन सी लगाओ तो मुझे लगाना चाहिए। शायद आपकी स्किन को सूट ही नहीं कर रहा हो और आपकी स्किन नॉर्मल थी और आप उसको और खराब करके फिर आप डॉक्टर के पास आ रहे हो कि डॉक्टर मेरे को फिक्स करके दो। सो द ट्रेंड इज डेंजरस कि आपको जरूरत नहीं है जो चीज आप लगा रहे हो, एंड देन यू आर लैंडिंग अप विद द प्रॉब्लम्स, एंड देन यू आर सीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। दिस वर्ल्ड हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी। अच्छा, एक और टर्म आती है एक्ने, ठीक है? एक्ने के ट्रीटमेंट में केमिकल पील, मुझे तो टर्म नहीं पता, बट ये नाम सुनने को बहुत मिल रहा है, केमिकल पील। केमिकल पील एक स्किन का प्रोसीजर है जो स्किन क्लिनिक्स पे किया जाता है। इसमें हम एक केमिकल सॉल्यूशन यूज करते हैं जो स्किन को रीसरफेस करता है, तो स्किन की जो डेड लेयर्स हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। तो जब डेड लेयर्स रिमूव होती हैं तो आपके एक्ने के जो मार्क्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं या डेड स्किन कलेक्ट हो चुकी है जिसके कारण एक्ने हो रहे हैं, हाँ। तो वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो उसमें कुछ केमिकल सोल्यूशन होते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब चीज़ें हम सोल्यूशन
स्किन पे यूज़ करते हैं और स्किन को बेटर करने का काम करते हैं। बट इसके लिए एक डिस्क्लेमर है, ऑलवेज गेट अ केमिकल पील डन एट अ सर्टिफाइड स्किन क्लिनिक। आप अपने आप केमिकल पील्स नहीं यूज़ करिए, क्योंकि केमिकल की परसेंटेज वेरी कर सकती है और आपके स्किन पे बर्न्स हो सकते हैं। मतलब ये कोई स्किन टाइप के ऊपर होता है कि मतलब इस स्किन टाइप के ऊपर ही करेंगे? यस, इट डिपेंड्स कि आप ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, ये बहुत सारे कंसर्न्स के लिए होते हैं। आजकल लोग एंटी एजिंग के लिए भी केमिकल पील करते हैं। तो किस पेशेंट को कौन सा पील करना है, कब करना है, कौन से वेदर में करना है, सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। एक्ने की और बात करते हैं, एक्ने स्कार्स के अंदर लेजर ट्रीटमेंट भी होता है। सो आई एम हैप्पी यू रेज दिस क्वेश्चन। आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा कॉमनली हम स्किन प्रोसीजर्स में यूज़ कर रहे हैं। इनिशियली लोगों को एप्रीहेंशन था कि लेज़र से तो कैंसर हो सकता है, लेज़र से डैमेज हो सकता है। बट जो हमारे मेडिकल ग्रेड डिवाइसेस होते हैं, दे आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन। तो हम फ्रैक्शनल CO2 लेज़र और माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं, जो आपके पिंपल्स के गड्ढे रह जाते हैं। सपोज़ आपको अपनी टीनेज में एक्ने थे और आपने सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया और आपके एक्ने गड्ढे छोड़ गए। तो उन गड्ढों को हम बेटर करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट स्किन क्लिनिक्स पे करते हैं, जो बहुत अच्छे से आपके गड्ढों को बेटर कर सकते हैं। मतलब बेस्ट रिजल्ट देते हैं ये। Sir, I'll not say 100%, but yes, to the extent of 50 to 70%, it gives you improvement. मतलब कब कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत कब होती है? मतलब किन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी और किस मोमेंट पे पड़ेगी? सी, आपने अगर आपके यंगस्टर्स डेज में देखा हो कि अगर आपको पिंपल्स हुए भी हों, तो कभी आपके पेरेंट्स आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं लेके गए होंगे कि ये तो नॉर्मल है, एज रिलेटेड चेंजेस हैं। बट कुछ लोगों के चेहरे पे आपने देखा होगा गड्ढे हैं चेहरे पे। वो गड्ढे क्यों हैं? क्योंकि आपने पिंपल को सही टाइम पे ट्रीट ही नहीं किया। आपका अमूमन 1-2 पिंपल होना तो हम नहीं कहेंगे कि उसको ट्रीट करो। दैट कैन बी खराब खाने के कारण हो गया, हार्मोन्स के कारण हो गया। लेकिन आपके चेहरे पे मल्टीपल पिंपल हैं, पस वाले पिंपल हैं, सिस्ट वाले पिंपल हैं, चेहरे पे पस ही पस है, तो दैट मीन्स यू नीड टू ट्रीट इट रिलीजियसली सो दैट वो स्कार्स नहीं रहे। आजकल हमारे पास 40 टू 50 इयर्स के लोग जो बिजनेस में वेल सेटल्ड हैं, दे कम डाउन टू अस कि डॉक्टर मेरे चेहरे पे स्कार हैं, वो इंप्रूव कराने हैं। जब बड़े लोग भी आ रहे हैं, एब्सोल्युटली। जवान लोग तो आ ही रहे हैं। जवान तो आ ही रहे हैं। आप में मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम है, हम कहाँ खर्च करेंगे? हमें अच्छा दिखना है। So I get across lot of hoteliers in Jaipur coming down to me, lot of jewelers in Jaipur coming down to me. Doctor, now I have everything. मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, अब मुझे लगता है अपने आप पे कुछ करना चाहिए। The trend is also for the girls as well. 40 to 50 year women, they are coming down for a lot of procedures. कि doctor, what I can do? हाँ, My kids have grown up. I have enough. I have done enough for them in life. I want to look good. I want to be more presentable. I want to gain my confidence. Then comes the role of all this. कोई नहीं, सोसाइटी के लिए भी करने का टाइम होना चाहिए उनको। सोसाइटी को कुछ दे वापस, इतना कुछ कर लिया है तो। अच्छा, उस बात को छोड़ते हैं, पर कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट भी एक आता है सर। मतलब पहली बात तो ये बताओ कि इतने सारे ट्रीटमेंट कैसे हो सकते हैं? मतलब एक ही चीज़ के लिए इतना सी तो चेहरा है, उसमें भी 50 तरह के ट्रीटमेंट आपने बना दिए। सो इतना सा हार्ट है हाँ, और उसके 50 तरीके के प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि उसमें अलग-अलग बीमारियां हैं। तो इतनी सी स्किन है, उसमें कंसर्न्स अलग-अलग हो सकते हैं, है ना? आपका कंसर्न हो सकता है कि डॉक्टर मेरा पिगमेंटेशन है, दूसरे का कंसर्न हो सकता है डॉक्टर मेरे चेहरे पे बाल ज़्यादा हैं, तीसरे का कंसर्न हो सकता है डॉक्टर मेरे पिंपल के खड्डे हैं। तो आपका कंसर्न क्या है? हम कंसर्न को ट्रीट करेंगे और जैसे-जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, हमारे कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं, हम अनकॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, हम फ़िल्टर्स के ज़माने में जीते हैं जैसे मैंने बोला, सो आप कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हो। So if you have income and if you have devices, if you have technology, why not look good? अगर आप एक को अच्छा दिखना आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, तो क्यों नहीं करिए आप? अच्छा, अच्छी स्किन है क्या एक? अच्छी स्किन एक हेल्दी स्किन है, जो ना ड्राई है, ना ऑयली है, हाइड्रेटेड है और रेडिएट करती है। जो कोई बैठा हो और कोई आपको कहे कि आपके पिगमेंटेशन है, आपके एक्ने स्कार्स हैं, तो शायद वो थोड़ी अनहेल्दी स्किन है। हेल्दी स्किन इज कलर टाइप कुछ भी हो। अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर, लॉट ऑफ पीपल आर रनिंग बिहाइंड द कलर कि डॉक्टर मुझे कलर व्हाइट करना है। आपके जैसा करना है, ऐसा बोलते होंगे आपको? सो आई टेल देम ब्लेम इट ऑन माय जेनेटिक्स। यू आर नॉट ब्लेस्ड विद जेनेटिक्स लाइक मी, है ना? जेनेटिक्स अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी स्किन कंप्लीटली चेंज हो जाए, ब्लैक से व्हाइट हो जाए, वो नहीं पॉसिबल। बट आपके स्किन की जो एबनॉर्मेलिटीज हैं, पिगमेंटेशन है, एक स्मूथ नहीं है, अनइवन है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, तो उसको हम स्मूथ तो कर ही सकते हैं, इवन तो कर ही सकते हैं। तो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं विच एक्चुअली वर्क्स। तो अपने कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, ये क्या है अभी? सो कार्बन लेजर बेसिकली एक फेशियल है और स्किन रिजुविनेशन प्रोसीजर है, जो आपके स्किन पे जो पिगमेंटेशन है, जैसे हमारी इंडियन स्किन टैन बहुत जल्दी होती है। आप 10 लोग गोवा जाइए, यू विल कम अप टैन्ड। देयर आर पीपल हु वर्क आउटसाइड, तो उनकी स्किन जल्दी टैन हो जाती है। तो कार्बन लेजर उस टैन को रिमूव करने का काम करता है, जो अनइवन टोन है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो आपकी स्किन ग्लो करती है, स्किन के जो पोर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसको हम फेशियल रिजुविनेशन बोलते हैं। पीपल कमिंग फॉर
कि डॉक्टर मेरा पिगमेंटेशन है, अनइवन टोन है, go for carbon facial. It's a good procedure, wonderful procedure. I think this is the most doable procedure at my clinic. I think मेरे यहाँ रोज 10 से 12 कार्बन लेजर प्रोसीजर होते होंगे. बट सर ऐसा देखा जाता है ना, जब गोवा जाते हो टैन हो जाते हो 15 दिन में वापस सही भी हो जाते हो। अभी जैसे ये देखो ये कलर है। So I completely agree to your point कि वो टैन आपका नॉर्मल हो जाता है, हाँ लेकिन वो नॉर्मल होने के लिए आपको अंदर रहना भी जरूरी है और फिर केयर करना भी जरूरी है। मान लो आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हो, आपका तो काम ही पूरे दिन फील्ड में रहना है, आप गोवा गए, वो टैन हुए और रोज का टैन और बढ़ता जा रहा है, तो पिगमेंटेशन डीप होता जा रहा है. दैट इज गोइंग टू स्टे देयर ऑन योर फेस परमानेंटली. सो रिमूव दैट पिगमेंटेशन. आप स्टार्टिंग स्टेज पे एक्ने को ट्रीट करिए, स्टार्टिंग स्टेज पे पिगमेंटेशन को ट्रीट करिए, आपकी स्किन डेफिनेटली बेटर होगी. आप लेट स्टेज पे पहुंचते हैं तब हमारे पास ऑप्शंस कम रहते हैं. मतलब कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, मतलब किस मोमेंट पे, जैसे ही हो तुरंत चले जाओ? सो ऐसा नहीं कहूँगा. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई होम रेमेडीज कि आप केयर कर पाते हो, आपका स्किन केयर रूटीन जो यूज कर रहे हो वो 6 वीक्स तक आपका काम कर रहा है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है. 6 वीक्स से ऊपर कोई भी कंसर्न रह रहा है, प्लीज सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट. अच्छा, एक नया ट्रेंड और चला जा रहा है कि हेयर रिमूवल वाला, यहाँ से मतलब थोड़ी निकाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, लेजर ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या ये वास्तव में फायदेमंद है? ये शायद आपके लिए नया हो सकता है. वी हैव बीन डूइंग सिंस 15 years एंड आई थिंक दिस इज बून टू योर स्किन. सो स्पेशली फॉर द गर्ल्स, आप मेरे से एक एरिया पूछिए कि कौन सा एरिया पे हेयर रिमूवल करना चाहिए. आई विल से गो फॉर अंडर आर्म्स, गो फॉर बिकनी एरिया, इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट. जो आप सालों से वैक्स कर रहे हैं, पेनफुल प्रोसीजर करा रहे हैं, पार्लर सैलून में जाके पार्लर वाली आंटी से वैक्स लगा के आपके स्किन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप रोज थ्रेड्स लगा रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं आपको फेस को, तो उससे अच्छा बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है जो एक डायोड लेजर यूज करते हैं, जो आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देता है. रिड्यूस करते हैं या खत्म कर देगा? खत्म नहीं करता, रिड्यूस करता है. इसलिए हम इसको डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रिमूवल नहीं बोलेगा, हम बोलते हैं रिडक्शन. आपके नंबर ऑफ हेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी और आपकी थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी. बट वो तो फिर वापस आएंगे ना? बट उसके लिए आप मेंटेनेंस सेशन कर सकते हो. आपकी 6 to 10 सिटिंग्स करने के बाद आपकी 70% ग्रोथ जा चुकी है. आप जो वैक्स हर 1 मंथ पे कर रहे हो, शायद आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़े 1 साल में भी. अच्छा, 1 साल में 1 बार करनी पड़ेगी? वो भी बहुत सारे लोग ओरिएंटेड हैं तो हमारे पास मेंटेनेंस सेशन के लिए आ जाते हैं, तो वो वैक्स करना ही भूल जाते हैं कि मुझे वैक्स भी करनी है. सो जितना आप टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी वैक्स पे लगा रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करें ROI, आप शायद लेजर हेयर रिडक्शन करा लेंगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा. तो लोग क्यों नहीं कराते? लोगों को शायद लगता होगा कैंसर का खतरा है। अवेयरनेस कम है, ठीक है, और एट अ स्ट्रेच एक बार में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, हाँ, वो भी एक रीज़न है. और जैसे मैंने बोला, लेज़र पर से में वर्ड लेज़र आते ही बहुत सारे लोग बिदक जाते हैं कि शायद ये हार्मफुल हो सकता है. बस उसी खतरे के कारण। दैट्स इट. कोई ऐसा केस आया है आज तक कि किसी को लेजर ट्रीटमेंट कराया हो या उसको कैंसर हो गया हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई? जैसे मैं आज तक कोई रिकॉर्ड आया? मेडिकल ग्रेड जो डिवाइसेस हैं वो USD FDA अप्रूव्ड है, तो वो कोई केस ऐसा आ ही नहीं सकता. आप अगर थोड़ा भी आपने फिजिक्स पढ़ा है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग. जो हम एक्सरे यूज करते हैं उसमें बाहर लिखा होता है प्रेग्नेंट वीमेन एक्सरे रूम में नहीं जाए, क्योंकि वो रेडिएशन अलग है, वो आपके स्किन को हार्म कर सकते हैं. बट ये जो लेजर में हम यूज करते हैं वो इतना सेफ्टी डेटा है हमारे पास 25-25 सालों का, एब्सोल्युटली सेफ, नो चांसेस ऑफ कैंसर व्हाटसोएवर. थोड़ा कैलकुलेशन समझ है कि कितना पैसा लगता है, वन टाइम कितना पैसा लगेगा ये लेजर ट्रीटमेंट में? और जब जो लेडीज़ कराती है मतलब वैक्स मंथ साल का कितना पैसा खर्च कर देती है, तो कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि इंडिया में तो पैसे के बिना तो बात नहीं की जाती ना। सो एब्सोल्युटली, मैंने जब पैसे की बात करी तो अगर आपको एक टाइम पे पैसा देना पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको चुभता है, ठीक है. बट आजकल तो ये भी इंस्टॉलमेंट्स में होता है, कम डाउन एवरी मंथ, पे एवरी मंथ. फॉर श्योर आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ टाइम वैल्यू की बात सोचें तो आप 1 लाख ज़्यादा बचा पाओगे लेजर हेयर रिडक्शन कराने से वैक्स के कंपैरिजन में. वाह! और तो ये मेल भी आते हैं आपके पास ज़्यादा से? जैसे मैंने बोला, ट्रेंड चेंज हो रहा है. 50-50 है इसमें भी? इसमें 50-50 नहीं बोलूंगा, बट फॉर श्योर 30%. हाँ। आजकल जो जिम गोअर्स लड़के हैं, व्हेन दे वांट टू शो देयर बॉडी, दे कम डाउन कि डॉक्टर मुझे बॉडी हेयर रिमूवल कराना है. अगर आपने आजकल सीरियल्स देखते हैं, हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं, बड़ा शार्प उनका बियर्ड लाइन होती है, राइट, यहाँ पे एक बिल्कुल शार्प। बिल्कुल शार्प. व्हाट इज दैट? दे आर गेटिंग दैट लेजर हेयर रिडक्शन. सी फेयर पीपल, सी अरब पीपल, दे हैव दिस वेरी शार्प, बढ़िया सा आपका ग्रूम्ड लगते हो आप, सो दे आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा हेयर रिमूवल दैट. अच्छा, इंडिया में वैसे भी तो लोग मतलब जो है स्किन केयर को फॉलो नहीं करते हैं, पर अगर कोई नया एकदम न्यू बिगनर वो आना चाहता है कि मैं अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहता हूँ, हेल्दी रखना चाहता हूँ, तो वो क्या रूटीन फॉलो करे? सो अभिषेक जी, आप एक बार मेरे पास एक दिन के लिए आइए. जो आप चीजें पूछ रहे हैं शायद आपको लगेगा मैं दुनिया में कितना पीछे चल रहा हूँ.
है ना। सो आजकल ये ट्रेंड जैसे मैंने बोला बहुत चेंज हो चुका है। तो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन, सी आजकल हम इंस्टाग्राम देखते हैं 6 स्टेप 7 स्टेप, ये लगा लो, ये लगा लो, उसके बाद ये लगा लो, सैंडविच कर लो। प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट इट। आप एक अच्छा स्किन, एक अच्छे सिंपल स्किन केयर रूटीन से, जो शायद आप और मैं करते भी हैं, हमने उसको नाम स्किन केयर रूटीन नहीं दिया। आप फेस वॉश करते होंगे, आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते होंगे, सिंपल, ये तो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन आप उसके साथ सनस्क्रीन ऐड कर लीजिए। तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये आपका डे केयर रूटीन है। रात को वॉश योर फेस अगेन, और आपके स्किन कंसर्न्स के हिसाब से, जैसे आपका स्किन पिगमेंटेड है तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स, आपका ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड सीरम, मेरी एज हो रही है तो मैं रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स यूज कर सकता हूँ। बट ये सारे सीरम्स मैं बोलूंगा आप एक बार डॉक्टर से मिलिए और उनके सुपरविजन में स्टार्ट करिए, एंड इट इज गोइंग टू शो यू प्रॉमिसिंग रिजल्ट। सो डोंट कॉम्प्लिकेट इट, वॉश योर फेस ट्वाइस डेली, अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग, वॉश योर फेस, अप्लाई योर सीरम एट नाइट, दैट्स इट। अच्छा एक बात तो, सारे डॉक्टर्स को, सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर रखा है क्या? क्यों सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं, क्योंकि सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। हर जितने भी मेरे पॉडकास्ट किए, सब ये बात को बोलते हैं कि सन क्रीम लगानी चाहिए। शायद अवेयरनेस लेवल बढ़ा है। इफ यू आस्क मी, आई एम यूजिंग सनस्क्रीन सिंस 10 इयर्स। सो शायद अवेयरनेस लेवल बढ़ा है और इजी अप्रोचेबिलिटी बढ़ी है, इंडिया में कॉमनली अवेलेबल हुआ है। ये सब पहले चीजें लग्जरी मानी थी। राइट। सर, हाँ। सो आप बोले पोस्ट कार, आज मैं आ रहा था जयपुर से दिल्ली तो मैंने इतनी सारी पोस्ट कार्स देखी जो शायद पहले दिखती नहीं थी। तो प्रॉब्ली द लग्जरी इज बिल्डिंग अप ऑन दिस एज वेल। तो सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है आपकी स्किन की टैन को डैमेज होने से बचाए, और आपके स्किन का जो एजिंग है वो होने से बचाए। सो आप में और फिल्म स्टार्स में क्या डिफरेंस है? दे आर यूजिंग द स्किन केयर रूटीन एट द वेरी राइट एज। हम बोलते हैं ना फलाना एक्टर तो रिवर्स एज ही नहीं हो रही इसकी, तो प्रॉब्ली स्किन केयर भी अच्छा कर रहे हैं और उनके जीन्स भी हो सकते हैं और उनका लाइफस्टाइल भी हो सकता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो फिर किस तरह की सनस्क्रीन लगानी चाहिए? अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। ऑन एन एवरेज इंडियन सिनेरियो में मैं 30 टू 50 एसपीएफ, एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कि वो आपको 96-97% स्किन रेस से बचा सकती है। तो बहुत सारी आजकल तो कॉमर्शियली अवेलेबल सनस्क्रीन एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। पहले इंडिया में हार्डली 2-3 प्लेयर्स थे जो सनस्क्रीन लेके आते थे। और इफ यू सी, आई नो ऑफ माय मेनी ऑफ माय रिलेटिव्स स्टेइंग इन कनाडा, दे यूज्ड टू यूज सनस्क्रीन 20 इयर्स बैक, क्योंकि वहाँ इजीली अवेलेबल था। इंडिया में वो अवेलेबिलिटी नहीं थी, एंड सोशल मीडिया ने आग में घी डाल दिया। इट हैज फ्यूल्ड द फायर कि यूज सनस्क्रीन, एंड ऑन एन एवरेज ये अच्छा ट्रेंड है, ये अच्छी चीज है। आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डाइटिशियन मिल जाएंगे कि चिया सीड्स खाओ, सनफ्लावर सीड्स खाओ, आपके घरों में पहले से था, आपने नहीं खाया, अब आप देख रहे हो कि नहीं हाँ ये अच्छा होता है हेल्थ ये के लिए। खाना चाहिए। सो सेम गोज फॉर स्किन केयर रूटीन, था पहले से, लेकिन अवेयरनेस लेवल बढ़ा है, पीपल में एक अफोर्डेबिलिटी लोगों में बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, तो शायद वो इस चीज पे स्पेंड कर सकते हैं। जो पहले लग्जरी था, आई बिलीव दिस इज अ नेसेसिटी नाउ। अच्छा घर पे भी बहुत लोग ऐसा अपना मतलब कुछ भी लगा लेते हैं, मतलब नींबू का रस लगा लिया तो पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं, या फिर घर की जो रेमेडी होती है, एलोवेरा लगा लिया, ठीक है, फिर कुछ नए नए आजकल तो पेस्ट बताते हैं बहुत सारे कि ये पेस्ट बना लो बढ़िया से, और फिर लगा लो, फिर सेट हो जाओगे आप, बढ़िया स्किन हो जाएगी, और इसी को फॉलो करो। तो ये रेमेडी वास्तव में काम करती है या नहीं करती है? सी होममेड रेमेडीज कोई मैजिक बुलेट नहीं है। जब आपकी स्किन पे कोई माइनर से कंसर्न है, मान लो आपके एक का दुक्का एक्ने है और आप लगा रहे हो, तो इट्स ओके। बट कुछ होममेड रेमेडीज आपके स्किन के साथ डैमेज भी प्ले कर सकती हैं। जैसे आप नींबू लगा रहे हो, आप टमाटर काट के चेहरे पे लगा रहे हो, उसका पीएच और स्किन का पीएच ही बिल्कुल अलग है, तो आपके स्किन को हार्म कर सकता है, आपके रिएक्ट कर सकता है, स्किन को सेंसिटिव कर सकता है, रेड कर सकता है। लेकिन आप घर पे दही लगा रहे हो, बेसन लगा रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो, बट उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो वो टेम्पररी आपकी स्किन को थोड़ा बेटर कर सकता है। बट आप कहते हो कि मेरा दही लगाने से सोराइसिस ठीक हो जाए, मेरे एक्ने ठीक हो जाए, मेरा रोजेशिया ठीक हो जाए, वो नहीं होने वाला। उसके लिए आपको मेडिकल ग्रेड ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। सो अनटिल एंड अनलेस आपके स्किन पे कोई मेजर कंसर्न नहीं है, तो होममेड रेमेडीज आपको सूट करती हैं, तो वी आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट। बट आपके स्किन के पीएच को समझना है। जरूरी नहीं है जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड है वो सब कुछ आपको अपने चेहरे पे लगाना है, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। अच्छा एक सदाबहार चीज आ रही है, उसको आयुर्वेद का नाम भी दिया गया है, मुल्तानी मिट्टी। उसके बारे में क्या ख्याल है, मुल्तानी मिट्टी लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? सी आपका और मेरा ड्राई स्किन है, तो हमारी स्किन पे मुल्तानी मिट्टी से कोई फायदा नहीं होने वाला। ड्राई स्किन पे नहीं होगा? बट एक टीनेजर है जिसकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो मुल्तानी मिट्टी आपके पोर्स को क्लॉग होने से बचा सकता है, तो आपके स्किन की डेड लेयर्स को रिमूव कर सकता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नो हार्म्स इन अप्लाइंग मुल्तानी मिट्टी, इट शुड बी हेल्पफुल, बट ओनली विद पीपल विद ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। और उपटन जो लगाते हैं वो?
अगेन इट्स अ टेम्पररी, आपकी स्किन को, एक्स्ट्रा स्किन को। सी पुराने जमाने में अगर आपने सुना हो, एक ब्यूटी क्वीन क्लियोपेट्रा होती थी, वो क्या करती थी, दूध में नहाती, या रात भर आपने दूध बाहर रख दिया तो उसमें फर्मेंटेशन होके कुछ एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो वही लैक्टिक एसिड आजकल हम ये फॉर्मुलेशंस में यूज करते हैं। आपने मेरे से केमिकल पील का पूछा, तो उसमें क्या है, वो लैक्टिक एसिड है। दही में क्या है, वो लैक्टिक एसिड है। तो ये कुछ हद तक साइंटिफिकली हेल्प करते हैं, बट इनकी परसेंटेज वेरिएबल है। आज आपने दही बनाया और अगले दिन दही बनाया, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया नहीं होंगे, दोनों का पीएच सेम नहीं होगा। दैट इज द ओनली कैच। बट आप कोई क्रीम यूज कर रहे हैं तो उसका पीएच स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए उसमें डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपका स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आपके छोटे मोटे होममेड रेमेडीज से हमें कोई भी गुरेज नहीं है, यू कैन यूज इट। बट अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, रिएक्ट हो जाता है, तो इट इज नॉट फॉर यू। डॉक्टर सर, पहले ना सोप होता था, साबुन से नहाते थे 10 5 7 10 साल, तो आजकल उसको रिप्लेस कर दिया शावर जेल ने। क्या इसकी वजह से लोगों में स्किन केयर प्रॉब्लम हो सकती है? नो। आप पहले लैंडलाइन फोन उठाते थे, आजकल मोबाइल फोन उठाते हैं। टेक्नोलॉजी है, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे अपन को हेल्प कर रहा है, आपका टाइम बचा रहा है, आपका एनर्जी बचा रहा है। हाँ, मैं मानूंगा हजार्ड्स हैं, लेकिन आपकी टाइम एफिशिएंसी सब कुछ बचा रहा है। आप और मैं कैसे कनेक्ट हुए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए, आई एम कमिंग। नहीं, बट स्टिल वो चीज़ तो है, बट स्टिल कुछ अच्छी चीज़ होती है तो बुरी भी होती है। तो क्या ये सोप, मतलब इतने सालों से जो कंटिन्यू चीज़ लगाई जा रही थी अपनी बॉडी पे, एकदम सडनली आपने चेंज कर दिया? होता है ना, कभी आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे होते हो 5 सालों तक, सडनली कोई नया शैम्पू लाते हो, नया चीज़, और यार ये क्या हो गया, सिर में से बाल गिरने लग गए, कुछ हो गया। तो क्या ये पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये आपकी स्किन के टाइप रिसर्च के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली बेस्ड एविडेंस चीजें बन रही हैं, जो शायद आपकी साबुन से ज्यादा शावर जेल आपकी स्किन को ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट जिनका स्किन एक्जिमा प्रोन है, ड्राइनेस प्रोन स्किन है, तो आप XYZ जो इंडियन घरों में साबुन अवेलेबल है वो लगा रहे हो, तो वो स्किन को आपका ड्राई कर रहा है। तो आप शावर जेल लगा रहे हो तो ड्राई कम कर रहा है। सो स्किन का पीएच डिपेंड करता है उस पर, एंड ये कोई हार्मफुल चीज नहीं है। इनफैक्ट साइंटिफिकली इट इज मोर बेनिफिशियल। एक टर्म्स और आ रही है सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है कोरियन स्किन केयर। कोरियन ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं या लोगों को कोरियन ग्लास स्किन चाहिए? सी, हम फिल्टर्स की बात करते हैं तो फिल्टर्स क्या है, आपके स्किन को एक शाइन देता है, एक चिसल्ड स्किन दिखाता है। तो जैसे आपने अच्छे से शू को पॉलिश किया हो ना, तो शू पॉलिश कैसे शाइन करता है, पॉलिश शू। तो सेम वे कोरियन स्किन एक अलग स्किन है। बट ये ट्रेंड गलत ट्रेंड है जो इंडिया में परकोलेट हो रहा है। उनकी जेनेटिक्स अलग है, उनका स्किन टाइप, उनका वेदर अलग है, तो वहाँ प्रोडक्ट्स उनके हिसाब से बन रहे हैं। हम ब्लाइंडली उस चीज को यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि मैं तो कोरियन प्रोडक्ट्स लगा रहा हूँ और मेरी स्किन कोरियन हो जाएगी। बिलीव मी, इट इज नॉट गोइंग टू occur इन दिस लाइफ टाइम। इट इज जस्ट अ मिथ। एंड आपको जान के ये हैरानी होगी, बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट तो बन इंडिया में ही रहे हैं, इंडियन ही बना रहे हैं उनको। ठीक है, बट मेड इन कोरिया या कोरियन प्रोडक्ट है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि कोरियन प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, वो हमसे शायद स्किन केयर इंडस्ट्री में 10-15 साल आगे हैं, तो रिसर्च बहुत अच्छी हो रही है वहाँ। लेकिन वो उनके स्किन के हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं, वो इंडियन स्किन के हिसाब से रिसर्च नहीं कर रहे। लेकिन इंस्टाग्राम पे ट्रेंड है कि कोरियन स्किन होनी चाहिए, सबको लगता है कि मेरे पास, इनफैक्ट जैसे आपने पूछा, तो एवरी डे आई गेट अक्रॉस 5 पेशेंट्स कमिंग डाउन टू कि सर मुझे कोरियन स्किन चाहिए। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, उसके लिए आपको कोरिया में पैदा होना जरूरी है। आप इंडिया में पैदा होके, राजस्थान जैसी धूल मिट्टी में पैदा होके, धूप में रह के, और आप चाहते हैं कि आपकी कोरियन स्किन हो जाए कोई क्रीम लगाने से, बिलीव मी इट इज अ ट्रैप। नहीं हो पाएगा, किसी भी केस में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो एक स्किन के अंदर आजकल एक और वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर वो पंपिंग करते हैं, मतलब उसकी स्किन, वो कुछ ग्लास लगाते हैं और ऐसे सक कर लेते हैं तो वो मोटा हो जाता है, मतलब फिर एकदम रेडनेस आ जाती है थोड़ी देर में। सो कपिंग थेरेपी, हाँ, कपिंग थेरेपी, राइट। सो अगेन नॉट अ पर्टिकुलर साइंस, इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, साइंटिफिकली हम एडवाइस नहीं करते। वी हैव वेरी मच सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हाइड्रा फेशियल्स, कार्बन फेशियल्स, जो एक कंट्रोल्ड वे में आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है। तो आई वुड नॉट कम अक्रॉस कि ये ट्रेंड को मैं सही नहीं मानता। ऑडियंस से बात कर लेता हूँ मैं। देखो, फाउंडर्स ड्रीम करके चैनल है अपना, देखते हो आप इसको। हम हमेशा एकदम सच्चाई की राह पे चलते हैं, अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम पे किसी भी तरह की कोई भी रील वायरल होती है उसको फॉलो ना करें। खास करके अपनी स्किन को लेके तो आपको बहुत सेंसिटिव रहना है। कुछ भी होता है तो पहले डॉक्टर के पास जाओ। बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप कोई भी ओटीसी प्रोडक्ट मत उठाना। अगर खुद से सोच के अगर ओटीसी प्रोडक्ट उठा लिए फिर बीमारी होगी। जैसे सर बता रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा आते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट उठा के अपने फेस पे लगाते हैं, फिर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बेटर है पहले एक्सपर्ट के पास चले जाओ, रिसर्च करो कौन बेस्ट है आपके नियर बाय में,
उसके बाद में कोई एक्शन ले सकते हो आप, करेक्ट सर? अग्री, बहुत बढ़िया। कंप्लीटली अग्री, अच्छा, अब आप है ना स्किन केयर के साथ साथ हेयर वाले में भी है, एब्सोल्युटली राइट? तो ना देखो आजकल 20 साल की उम्र से लोगों के बाल झड़ने चालू हो गए। पहले तो थोड़ा टाइम लगता था, मतलब 40-45 लगता था, आजकल बहुत जल्दी होने लग गया है। तो हेयर फॉल का मेन रीज़न होता क्या है सर? कुछ पता चल पाया है स्टडीज़ में आज तक? सी हेयर फॉल एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, मल्टी फैक्टोरियल जिस चीज में हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते थे बीपी पहले 50 के बाद होता है, शुगर 50 के बाद होता है, नाउ यू सी पीपल इन देयर 30s, से सेम गोज फॉर हेयर फॉल। शायद हम इतने पोल्यूशन में रह रहे हैं, हम इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं, हमारा खान पीन चेंज हुआ है, सो हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, और आपके जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, शायद आपके जीन्स में बॉल्डनेस है, मान लो आपके फादर दादा भले वो कम लेट एज में जाके बॉल्ड हुए थे, आपके जीन्स में तो है, तो वो चीज़ आपको जल्दी आ सकती है। तो हेयर फॉल एक बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे मैं अपनी ऊपरी की बात करूँ तो मैं 50% रोज हेयर फॉल के पेशेंट देखता हूँ। इट इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और यंगस्टर्स में ये चीज़ और ज़्यादा हो रही है। सो उनसे उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जिसके कारण बहुत सारी उनको जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे उनको मैरिटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं आजकल, तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो इसमें लेकिन कारण एक नहीं है, मल्टीपल कारण है, कोई एक फैक्टर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे पहला आपका जेनेटिक्स है, फिर आपके हार्मोन्स हैं, फिर आपका लाइफ़स्टाइल है, तो एवरीथिंग टेकन टुगेदर। सो हमें ट्रीट भी करना है तो हमें इसको होलिस्टिकली ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये फलाना ऑयल दे दिया और इससे बाल आ गए, नो। मतलब परेशान नहीं होना है क्या? तो आप ऐसा कहना चाहते हो कि परेशान नहीं होना कि ये तो होगा, अगर हो रहा है तो फिर हो रहा है। हो रहा है, बट आप राइट टाइम पे उसको ट्रीट करिए। आप एडवांस ग्रेड में आ रहे हैं कि पूरा बॉल्ड हो चुका है, बाल बचे ही नहीं है, देन यू आर कमिंग फॉर अ ट्रीटमेंट, बिलीव मी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट इफ इट यू आर कमिंग एट अ स्टार्टिंग स्टेज, तो बहुत सारी मेडिकल ग्रेड चीज़ें हैं जो इसको साइंटिफिकली हेल्प करती हैं। तो आपके जो गंजेपन को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। आप शायद 30 पे गंजापन हो रहा है तो हम शायद 40 पे कर सकते हैं उसको। बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। ट्रीटमेंट के अलावा लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एमएनसी में लोग वर्क कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक ही बिगड़ चुका है, रात को जाग रहे हैं, दिन में उठ रहे हैं, देन खाना-पीना भी आपका डैमेज हो रहा है, फिर ऊपर से आपके पास एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, तो देन और ऊपर से हम पॉल्यूशन में भी रह रहे हैं। सो प्रोबेबली एवरीथिंग टेकन टुगेदर इज लीडिंग टू एक्सेस ऑफ हेयर फॉल। अच्छा, जो लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, मतलब उन लोगों को कब, किस पॉइंट पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बाल कितने गिरे, मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा, एक थ्रेशोल्ड होगा जो आप बता सकते हो कि यार इस पॉइंट पे चुपचाप डॉक्टर के पास आ जाओ? सी अगर आपको पिछले 6 महीने में ग्रॉसली लगता है कि आपकी हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है या आपके बाल बहुत पतले हो चुके हैं। सी एक होता है कि नॉर्मल हेयर फॉल, वो 50 से 100 बाल रोज गिरना नॉर्मल है। टेंशन नहीं है उसमें। उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। लेकिन जब ये 100 से ज़्यादा हो रहा है, सपोज़ आज मैं इस टेबल पे 10 घंटे काम कर रहा हूँ और पूरे टेबल पे बाल ही बाल है, सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत है। हम इसका एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, हेयर पुल टेस्ट। आपने बाल खींचे और एक टाइम में अगर आपके 10 से ज़्यादा बाल हाथ पे आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका हेयर फॉल एक्टिव है। एक बार आए या फिर कंटिन्यू 3-4 बार करते गए, मतलब मतलब कंटीन्यूअस में वैसे भी नहीं आएँगे। सपोज़ेडली मैंने एक बार में बाल खींचे, खींचे इन द सेंस अच्छा फ़ोर्स लगाया और मेरे हाथ पे बाल ही बाल है, दैट मीन्स वी नीड टू वरी अबाउट। 2-3 अमूमन आप आज भी करेंगे, कोई भी करेगा तो सबको आएँगे। लेकिन 10-15 से ज़्यादा बाल आ रहे हैं, तो यू नीड टू वरी अबाउट। या आपको कोई 1 साल बाद मिल रहा है और आपको कहे यार तेरे बाल बहुत कम हो गए। शायद आपने वो रियलाइज़ ही नहीं किया, क्योंकि वो स्लो हो रहा था। तो लेकिन आपको कोई और देख के तुरंत कह रहा है कि यार तेरे बाल कम हो गए। सपोज़ आप एक स्टूडेंट है, बाहर पढ़ता है और उसके पेरेंट्स ने उसको लंदन से यहाँ आया, 1 साल बाद देखा कि तेरे बाल कैसे कम हो गए। सो दैट मीन्स आपका हेयर फॉल एक्टिव है, तो यू नीड टू सी अ डॉक्टर। ओह माय गॉड! मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी सर आज आपने। तो अगर अपनी ये बात अगर सही लोगों तक पहुँच गई आज, तो मतलब एक वो उनका जो टाइम आने वाला है उसको थोड़ा रोका जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। एब्सोल्यूट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दो कि जब हेयर लॉस होने लगता है, तो फिर है ना वो नींबू लगाते हैं कि भैया कि नींबू लगाने से थोड़ा एक तो डैंड्रफ भी कम हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है, और बाल भी कम गिरेंगे। फिर थोड़ा बहुत मेहंदी-वेहंदी लगाने लग जाते हैं और अदर-अदर ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं कि यार ये चीज़ तो रोक देगी मेरे को। तो क्या वो उससे बचाया जा सकता है या वो भी एक मिथ है? सो अगर एक नींबू लगाने से सबके बाल हो रहे होते तो दुनिया में कोई गंजा होता आपको लगता है? नींबू तो सबको आसानी से अवेलेबल है, सब लगाओ, बाल आ जाएँगे नींबू से। नो, देयर इज़ नो साइंस बिहाइंड दिस। कोई प्याज का रस लगाने से, कोई अदरक लगाने से आपके बाल नहीं आने वाले। हुँ। इसके पीछे बिल्कुल भी साइंस नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सोच के देखिए कोई गंजा क्यों हो रखा होता? नींबू तो सबके घरों में है, लगाओ नींबू रात भर। नो, इट हैज़ नो साइंस बिहाइंड दैट। इन फैक्ट आप इसके चक्कर में
आपके हेयर लॉस को और डिले करके शायद आप गंजेपन वाली स्टेज में पहुंच जाएं, फिर शायद आपके डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपका हेल्प नहीं कर पाए। कोई तेल लगाने से अगर बाल आ जाते तो अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, दुनिया में कोई गंजा ही नहीं होता। और आप एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताना चाहूंगा, आप देखेंगे ऑयल लगाना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ट्रेंड है। आपको कोई यूरोप अमेरिका में लगाते हुए ऑयल लगाता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, ये तो बात सही बोली आप। हमारा सोशल कल्चरल बिलीफ है ऑयल लगाना। कोई ऑयल से कभी भी बाल नहीं आ रहे, ना तो कोई ऑयल से बाल आएंगे ना जाएंगे। ऑयल का काम है आपके बालों को कंडीशन करना। तो हेयर ऑयल का कोई यूज़ नहीं है? एब्सोल्युटली नो यूज एक्सेप्ट एज अ मॉइस्चराइजर। क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो इतने सालों से हेयर ऑयल लगा रहा हूँ और ये सोच के कि मैं तो नारियल का तेल लगाया तो मेरे बाल बढ़ गए, और मैंने आलमंड ऑयल लगाया मेरे बाल बढ़ रहे हैं। लोग मेरे को कह रहे हैं अभिषेक तू क्या आलम कौन सा ऑयल लगाता है? आईपीओ लॉन्च कर दिया कंपनियों ने सर, तेल बोल के कि बाल उगा देंगे आपके। सो सब इंडियंस के उग गए। एक 500 रुपए के तेल से सबके बाल उग रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। लाइफ सॉर्टेड आउट है। सर ये तो पॉडकास्ट कर करके बिलीफ सिस्टम ही टूटता जा रहा है मेरा तो, नया नया मतलब हर बंदे का एक नया पर्सपेक्टिव आ रहा है। मैंने एक बंदे के साथ वीडियो बनाया था, मैंने बोला कि वेट लॉस के लिए, तो बोला कि काजू बादाम ही नहीं खाने चाहिए। वो मैंने आपका देखा, आज मैं सुबह खा रहा था और आपका पॉडकास्ट देख रहा था, तो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। उनके पेट खराब रहते हैं, मेरे तो खुद का हुआ था बादाम खाने से। मैं तो बोल भी सकता हूँ ऑडियंस को, मैं जब बादाम खाता था तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मुझे प्रेशर बन रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटीज है। और अब आज आप बोल रहे हो कि ऑयल लगाने से ये बात कि बाल नहीं बढ़ते हैं या बाल बाल घने हो जाते हैं। सो ये आप सोच के देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में आप ट्रैवल किए हो कभी, तो आपको ऑयल दिखा क्या वहाँ? आपको पैराशूट ऑयल काउंटर पे पड़ा है और आलमंड ऑयल पड़ा है, कहीं देखा आपने? तो उनके बाल तो हैं और आपके नहीं है। मेरे तो टीममेट लगा रही थी आज, तीनों लड़कियां बैठ के एक दूसरे की चंपी कर रही है सी ऑयल का। हम मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, शायद जो ऑयल कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, हमारी इंडियन वीमेन लंबे बाल रखती हैं, हाँ, तो वो किचन में फैले नहीं, उलझे नहीं, तो उसको स्लीक करने के लिए उन्होंने बालों पे ऑयल लगाना चालू किया। लेकिन शायद वो ऑयल फिर हम स्कैल्प में लगाने, आपका सिर्फ ऐसी ऑयली है, आप ऑयल लगा के क्या कर रहे हो? इनफैक्ट आपका पिंपल प्रोन चेहरा है, आप टीनेज हैं जिनके एक्ने हो रहे हैं, हम मना करते हैं आप ऑयल लगाइए ही नहीं, बिकॉज वो सारा ऑयल आपके चेहरे पे आएगा। सो ऑयल एज अ साइंस सिर्फ कंडीशनर का काम करता है कि बालों में शाइन रहे, बाल उलझे नहीं, बाल में थोड़ी नमी रहे। उसके अलावा कोई भी ऑयल एज ऑफ नाउ इज नॉट प्रूव्ड टू ग्रो हेयर्स। पावर कोई रिपोर्ट नहीं है। एक ऑयल रोजमेरी ऑयल जो ट्रेंड हो रहा है, शायद आपने देखा होगा, ओनली 2 साइंटिफिक लिटरेचर्स नॉट प्रूवन एज ऑफ नाउ। मैं तो आज कल सर मैंने बोला कि ऑयल लेके आ जाओ मेरे लिए, मेरे बाल थोड़े रूखे हो रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी पे भी लगाऊंगा। रूखे हो रहे हैं, हाँ, लगाइए। हाँ। आप कहें कि उससे बाल उग जाएंगे, तो मैं बहुत सारी फिल्म पर्सनैलिटीज हैं उनके नाम दे देता हूँ, आप दे दीजिए उनको ऑयल, शायद उग जाएं, तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये जो सैलून पे जाते हैं हम लोग, वहाँ पे बोलते हैं हेयर स्पा करा लो, यस। तो ये क्या सिस्टम है? मतलब वो बहुत हेयर स्पा को क्यों पुश करते हैं? क्या है हेयर स्पा? हेयर स्पा एक क्लीनिंग है और कुछ नहीं है। आप घर पे शैम्पू लगा रहे हो, कंडीशनर लगा रहे हो, वो आप सलून में जाके अच्छे से लेट के आपको मसाज करके कर रहे हैं, तो आपको लगता है हेयर स्पा। कुछ भी उससे आपको बेनिफिट नहीं रिसीव होने वाला, इट्स अ क्लीनिंग। आप गाड़ी घर पे धो रहे हो और एक गैराज में जाके धुलवा रहे हो, दैट्स इट। धुल तो गाड़ी रही है। पर वो तो बोलते हैं ना कि सर बहुत रूखे हो गए बाल, हेयर स्पा करा लो, हर थोड़े दिन में कराया करो, बढ़िया हो जाएंगे बाल, एकदम नरिश हो जाएंगे। क्या आपके मेरे पेरेंट्स ने कभी, आपकी मेरी मदर ने कभी हेयर स्पा जाके कभी कराया था? उनके बाल तो अभी भी पड़े हैं। सोशल प्रेशर हो गया सर ये तो लोगों पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिसके बाल चले गए अभी मान लो, ठीक है, तो हेयर ट्रांसप्लांट की एक विधि है, तो खतरनाक ऐसे ऐसे बाल लगा देते हैं वापस, तो क्या वो सक्सेसफुल विधि है या नहीं है? एब्सोल्युटली, इट्स अ प्रूव्ड टेक्निक। अच्छी टेक्निक है, जो आपके बालों की अगर जड़ी जा चुकी हैं, तो आपका पीछे से बाल लेके हम आगे लगा के, जिसको हम ट्रांसप्लांट विधि बोलते हैं, इट्स अ सक्सेसफुल प्रोसीजर। ऑन एन एवरेज इसका सक्सेस रेट 70 to 80% है। आपने बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देखा होगा, दे हैव ऑलरेडी गॉट इट ट्रांसप्लांट। बट एक बार ट्रांसप्लांट करा लिया तो उसके बाद बाल जाएंगे नहीं कभी? नो, जो ट्रांसप्लांट तो आपने कहाँ कराया जहाँ आपके बाल नहीं थे। आपकी बाकी प्रक्रिया को हम नहीं रोक रहे। सपोज मैंने आगे ट्रांसप्लांट कराया, मेरे ये बाल तो धीरे धीरे एज के साथ जा सकते हैं, तो ट्रांसप्लांट तो सिर्फ जहाँ चिकनापन हो गया है वहां बाल ला सकता है। और उसकी भी लाइफ है 7 से 10 साल, साइंटिफिकली प्रूवन है, 7 से 10 साल तक आपके हेयर्स रह सकते हैं। हाँ, आपके जीन्स अच्छे हुए, आपका फूड अच्छा हुआ, तो शायद आप लंबे भी रख सकते हो। बाकी नहीं रहेंगे, मतलब फुल टाइम नहीं रहेंगे, जब तक मरेंगे तब तक नहीं रहेंगे? सी, हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसने 50 साल पहले ट्रांसप्लांट किया। अच्छा, हुए ही 10 साल अभी? 15-20 ईयर्स ऑन एन एवरेज। सो कोई पेशेंट जिसने 50 साल पहले ट्रांसप्लांट किया, उसके बाल कैसे हैं अभी? ऐसा तो हमारे पास कोई पेशेंट ही नहीं है। ये तो अब बन रहा है धीरे धीरे। तो अब बन रहा है, मे बी साइंस और एडवांस हो तो और लंबे समय भी हो, लेकिन हम साइंटिफिकली ये बोलते हैं 8 से 10 साल
उनकी लाइफ स्पैन तो होती होती है। खर्चा कितना आ जाता है सर? अगर कोई बात पूछना चाहे, कोई देख रहा होगा पॉडकास्ट, तो ये भी यहाँ तक पहुँचा होगा, तो देखेगा ना, पूछ लो सर खर्चा कितना होता है, थोड़ा बता दो। सी इट डिपेंड्स ऑन क्लिनिक टू क्लिनिक, इसमें कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, बट ऑन एन एवरेज अब इट इज़ अफोर्डेबल रेंज में आ चुका है। जयपुर जैसी सिटी की बात करूं तो समवेयर बिटवीन 50,000 टू 1.5 लाख इजीली अवेलेबल। अच्छा, कैसे पता करें कि कोई बढ़िया डॉक्टर है? मतलब आपको कैसे बढ़िया डॉक्टर माने कि जैसे मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो मैं जिस जगह जा रहा हूँ, जिस डॉक्टर के पास, क्योंकि आजकल तो गूगल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पढ़ के बहुत सारे डॉक्टर बने हैं और बहुत सारे मैंने भी देखे हैं। तो चलो ठीक है, मैं तो थोड़ा हल्का फुल्का समझदार हूँ तो पता लगा लेता हूँ, बट ज़्यादातर मेजर ऑडियंस नहीं पता लगा पाती। तो कैसे पता करें एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट, अच्छा डॉक्टर कौन है इन सब चीज़ों के लिए? सी मैं अच्छा तो नहीं बोलूंगा, एक क्वालिफाइड वर्ड यूज करूंगा कि आप डॉक्टर की डिग्री चेक करिए। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी डॉक्टर टू डिस्प्ले देयर डिग्री इन देयर वेटिंग रूम। हमें ऐसे एमसीआई की गाइडलाइंस है, आप मेरे क्लिनिक पे आओगे तो मेरी डिग्री आपको दिखेगी। सो सी द डिग्री ऑफ द पेशेंट डॉक्टर कि आपकी डिग्री क्या है, और आप उसका वर्क प्रोफाइल देखिए, वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके रिजल्ट्स देखिए, क्रेडेंशियल्स देखिए। आप ऑनलाइन चेक करेंगे, आजकल सब चीज़ों का चिट्ठा खुला चिट्ठा है। एमसीआई की रजिस्टर में जाके चेक करिए, आरएमसी के रजिस्टर में चेक करिए, यू विल गेट इट। अरे ये पीआरपी थेरेपी हेयर लॉस की कुछ होती है, ये क्या है? सो इसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो ऐसा देखा गया है कि हमारे जो ब्लड हैं उसमें जो प्लाज्मा है, उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो बालों को मजबूत करने का काम करते हैं, आपका हेयर फॉल रुकवाने का काम करते हैं और हेयर डेंसिटी लाने का काम करते हैं। तो हम आपका क्या करते हैं, कुछ एमएल ब्लड लेते हैं, ब्लड को एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें से एक कंपोनेंट डराइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और हेयर की रूट्स में इंजेक्ट करते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो सकता है, बाल थिक हो सकते हैं और डेंसिटी बेटर हो सकती है। बट पीआरपी नए बाल नहीं ला सकता, ये डिस्क्लेमर है। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं गंजा हूं और पीआरपी कराऊंगा और बाल आ जाएंगे। बिलीव मी, पीआरपी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैट। पीआरपी आपके और मेरे बालों को बचाने का काम कर सकती है, जो बाल ऑलरेडी पड़े हैं, नए बाल नहीं लाती। डॉक्टर सर, आपने तो मेरे आज के पॉडकास्ट में एक बहुत खतरनाक राज खोल दिया, तेल वाला। तो सबसे खतरनाक बात बोल दिया आज आपने। विशाल सर, एक लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट का आज, ये 5 सालों में कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, क्या होगा? इट इज गोइंग टू स्काई रॉकेट, इट इज गोइंग टू बूम फर्दर। हम जिस जनरेशन में जी रहे हैं, जो हम ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं, पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट लुकिंग गुड। सो स्किन केयर इंडस्ट्री बहुत ग्रो होने वाली है, फ्यूचर ब्राइट है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आज से अगर 20 साल पहले आप बात करो, आपको कोई स्किन स्पेशलिस्ट इमेजिन होता हो जब आप यंग थे, तो वो सिंपल आपको दवाई लिख के देते थे कि ये ट्यूब लगा लो और इससे ठीक हो जाएगा, ये टैबलेट ले लो। पर आजकल बहुत सारे लेज़र डिवाइसेस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं। हमने पीआरपी की बात करी, हमने ट्रांसप्लांट की बात करी, हमने क्यूसिच लेजर्स की बात करी। तो ट्रेंड इज पिकिंग अप और लोगों में ये क्रेज बढ़ेगा। और कोई क्यों नहीं चाहेगा मैं अच्छा नहीं दिखूं? आप चाहेंगे कि आपके चेहरे पर रिंकल्स हों, पिंपल्स हों? नहीं चाहेंगे। तो आप चाहेंगे अच्छा दिखूं। आप पॉडकास्ट में बैठे हैं तो आप भी चाहते होंगे कि मैं अच्छा दिख के पॉडकास्ट करूं। तो सेम वे एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। हर इंडस्ट्री इस वे में ग्रो हो रही है। होटल इंडस्ट्री, दे हायर पीपल हु लुक गुड। एयरलाइन इंडस्ट्री, दे हायर गर्ल्स हु लुक गुड। सो प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। राइट। सो ये ट्रेंड भी बढ़ेगा और लोगों में अवेयरनेस लेवल भी बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाय डे। एक लास्ट सवाल सर, इस इंडस्ट्री में ऐसी कोई बात जो सारे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर छुपाते हो और बताते नहीं हो? ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट कभी भी कोई चीज़ छुपाएगा नहीं। दे आर ओपन अबाउट एवरीथिंग। वी आर नॉट क्वैक्स। हम साइंस की बात करेंगे, आपको वो साइंस हजम नहीं हो कि ऑयल लगाना सही है कि नहीं, लेकिन मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। शायद मेरे फादर बिलीव करते हैं ऑयल लगाना है, लेकिन मैं नहीं बिलीव करता क्योंकि मैं साइंस का पर्सन। आप नहीं लगाते बिल्कुल भी? नो, सिंस लास्ट 15 ईयर्स नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हेयर ऑयल। तो फिर इतने स्मूथ कैसे हैं बाल आपके? देयर आर हेयर सीरम्स, अच्छा। देयर आर हेयर प्रोडक्ट्स। लगाओ आप। वाह। मैं हेयर ऑयल लगाने के खिलाफ नहीं हूं, बट आप ये सोच रहे हैं उससे बाल ग्रो हो जाएंगे। प्लीज डोंट गेट बी फूल्ड अबाउट दैट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विशाल सर, इतनी आई ओपनिंग बात बताने के लिए आज। आई होप आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करे, लोग आपके पास आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।